नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग जैसा कि आपको पता है द हिंदू एनालिसिस करते हैं पूरा और उसमें जो ऑनलाइन एडिशन में इस समय टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आने लगा है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आर्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे और अपने जो ये आज का डिस्कशन रहेगा इसको बहुत ही बेहतरीन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि होली कल है दोस्तों, लेकिन होली का जो माहौल बन जाता है हमारे यहाँ भारत में वो बहुत पहले से ही बन जाता है माहौल, और इसी तरीके से ये हफ्ते भर या महीने भर होली चलती है, ठीक है। और अब की बार तो वजह भी थी इलेक्शन जो थे कई स्टेट्स में, तो ये कारण बना हुआ था कि होली इतने दिनों से खेली जा रही थी। हालांकि अगर एक दिन कुछ होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत ही दिनों से मनाते हैं तो वो फिर कॉमन हो जाता है। जैसा कि अगर आप जानते होंगे रोज़ अगर एक ही खाना खाओ तो फिर वो कॉमन हो जाता है, लेकिन कभी अगर कोई स्पेशल डिश बन जाती है तो वो कितना आनंद देती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन एक आर्टिकल आया है कि अब जो इंडिया है, वो यूएस का डॉलर ना यूज़ करके जो चाइना का, ठीक है, रुमेनबी उसकी जो करेंसी है चाइना की, उसको यूज़ करके रसिया से तेल खरीदेगा। एक तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में आया हुआ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है, कोर्ट में अभी तक दोस्तों कोई भी जब डॉक्यूमेंट होता था तो कोर्ट के पास ये हक होता था, ये अधिकार होता है कि वो किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसको सील्ड मैनर में ले और वो किसी पब्लिक के सामने उसको ना दिखाए और खुद ही उसको देख के उस पर डिसीजन सुना सकता है। तो इसके बारे में भी एक बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आया है आर्टिकल, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हिजाब रो कंट्रोवर्सी के बारे में जो कल डिसीजन आया था कर्नाटका हाई कोर्ट का, उसके बारे में 2 आर्टिकल्स आए हैं, उनको हम देखेंगे और मीन्स एक ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कल मैंने आपसे कवर किया था, तो रेगुलर वही चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे, आप कल वाली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। एक जो आर्टिकल है दोस्तों वो आया है यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि वहाँ पे वोटिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो ये देख लेंगे हम लोग। और एक जो आर्टिकल आया है वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आया है, जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी से जो बात की जा रही है उसके बारे में और उससे जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा वो आर्टिकल। तो चलिए पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, चालू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली गई है कि अगर मान लीजिए आपको जो है सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको जो है एक्सपीरियंस तो मिलेगा, अनुभव तो मिलेगा। तो ये आप लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे, ठीक है। तो आज का जो आर्टिकल है पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। फिर इसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शन आता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल हिजाब के बारे में ही है, जो हिजाब रो कंट्रोवर्सी है उसी के बारे में है। तो राइटर अपना अलग अलग जो है व्यू रख रहे हैं, जैसा कि हम लोग ने भी एक परसेप्शन बनाया था कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है, उसी तरीके से राइटर ने भी यहाँ पे बताया है कि जो जजमेंट आया है वो किस तरीके से किन किन चीज़ों का, मीन्स इन्होंने बताया है कि कई चीज़ें उसमें गलत हैं, हालांकि हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि कोर्ट के कोई भी डिसीजन आए तो कोर्ट का जो है, क्योंकि वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, उसका अगर हम लोग मीन्स अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि थोड़ी गड़बड़ बात हो जाती है, जैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हालांकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे डिसीजंस में कोर्ट भी गलती करता है, जैसे कि हम लोग ने कुछ गुजरात वाला डिस्कस किया था ना, कि वहाँ पे ये बिना किसी मतलब एक अलग अलग आदमियों का नहीं बताया कि इन लोगों ने क्या क्या किया है, सभी का एक साथ बता दिया कि हाँ ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे और फिर फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। या कई बार जो एनकाउंटर्स करती हैं हमारी पुलिस वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें गलत भी हैं हालांकि, तो अपोज भी करना चाहिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन में वोटिंग करने की बात कर रहा है, ये वाला एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला इस इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है तो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा बात कर रहा है कि जो हम अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जो सारे वायदे किए थे उसके चलते हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास कोई भी प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि किस तरीके से जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे, उसका जो बेस्ट निकलेगा उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दोनों आर्टिकल यहीं पे बता रहा हूँ कंबाइन करके। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों कि उडुपी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था कर्नाटका में, उसमें 6 बच्चियों को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से
रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था, ठीक है। तो फिर ये इन बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद तमाम बवाल खड़े हो गए कर्नाटका में। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने धारा 144 लगा दिया और कहा कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वहाँ के कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी जो है वो रिलीजियस क्लोथ वगैरह पहन के नहीं आएगा, कहीं भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब कल जो है कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है। उसने कहा है कि बियरिंग अ हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ठीक है। मीन्स हिजाब पहनना इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये इसेंशियल प्रैक्टिस कहाँ से निकल कर आया? ये सुप्रीम कोर्ट निकाल कर लेके आया था दोस्तों, ठीक है। कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जो चीज़ें इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं होंगी किसी भी रिलीजन का, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे तमाम केसेस में हमने देखा था, एक आर्म्ड फोर्स के केसेस में एक आर्म पर्सनल को निकाल दिया गया था, मुस्लिम आर्म पर्सनल को, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रख रखी थी, ठीक है। और आर्म फोर्स रेगुलेशन के हिसाब से जो 1964 का है, उसके हिसाब से मीन्स एयरफोर्स में दाढ़ी आप नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए उसमें कहा गया कि दाढ़ी रखना इस्लाम का कोई इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है और आपको निकाला जाता है, ठीक है, जब तक अगर आप सेविंग नहीं कराओगे तो। इसी तरीके से एक आनंदा मार्ग सेक्ट वाले के बारे में हम लोग बात किया था कि वो लोग तांडव परफॉर्म करते हैं स्ट्रीट्स पे, तो उनको इससे रोक दिया गया, कहा कि ये इस सेक्ट का कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम जजमेंट्स आ चुके हैं। उसी के बेसिस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ भाई साहब, ये जो बियरिंग अ हिजाब है ये इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसने कह दिया कि ये जो हिजाब पहनना कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आप लोग इसको नहीं पहन सकते कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। और तमाम केसेस भी हमने केरला हाई कोर्ट के भी देखे थे, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने भी पहले जो सारी बेनिफिट्स दे रखे थे सीबीएसई को या स्कूल्स को, कह रखा था कि हाँ हिजाब पहन के कोई एग्ज़ाम लिख सकता है। बाद में खुद ही कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब, कोर्ट नहीं बता सकता किसी भी स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन को कि हाँ किसको अलाउ करना चाहिए एग्ज़ाम लिखने के लिए और किस कपड़े में करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मीन्स अगर कोई क्लोथ पहनता है, कोई व्यक्ति अगर कोई भी क्लोथ पहनता है तो उसका इंडिविजुअल राइट है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे जैसे स्कूल या कॉलेज में अगर आप कोई ड्रेस कोड के सिवा कोई दूसरा कपड़ा पहन के आते हो, तो कई सारे राइट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस को भी दिए गए हैं, कॉलेजेस को भी दिए गए हैं, तो वो पब्लिक राइट होता है। हालांकि जो आपका राइट है वो इंडिविजुअल राइट है। तो इस तरीके से पब्लिक राइट का वायलेशन नहीं कर सकते इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल राइट। तो ये तमाम चीज़ें केरला हाई कोर्ट ने भी बोल रखी थी। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे राइटर साहब बोल रहे हैं कि जो प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं और बी आर अम्बेडकर साहब ने भी तमाम बातें यहाँ पे की थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ दिखाई दी? तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। मीन्स उसके वो जो जजमेंट देगा उसको लोअर कोर्ट्स को मानना ही मानना पड़ेगा, या फिर एज अ प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स वाले या हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अगर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो सही जजमेंट है अगर अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी उसके पास एक केस जा चुका है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो एकदम डिटेल में देखेंगे कि हाँ ये सारे जजमेंट्स बोल क्या रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 25 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 25 क्या बताता है आपको? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है, ये तमाम चीज़ें प्रोफेस कर सकते हो, इस आर्टिकल 21 के 1 में लिखी हुई हैं। तो ये अगर आपको आर्टिकल 25 पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये दोनों आर्टिकल इसी के बारे में थे। अगर आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी चाहिए तो कल वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें बहुत ही डिटेल मैनर में हम लोग ने कवर किया था। दोस्तों यहाँ पे क्या बात की गई है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे यूएन जनरल असेंबली में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी कंट्री उस यूएन का मेंबर है, ठीक है, जैसे इंडिया इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं हमने डिस्कस भी आपसे कई बार कर रखा है। तो यूएसए है, यूके है, रसिया है, चाइना है और फ्रांस है, ठीक है। तो ये पांचों परमानेंट मेंबर्स हैं, और इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया भी है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जब कहीं भी वोटिंग होता है, यूएन के कई सारे ऑर्गन्स हैं, तो उन ऑर्गन्स में जब कहीं भी वोटिंग होता है तो लोगों के पास, मेंबर कंट्रीज़ के पास 3 ऑप्शन होता है। वो या तो वोट कर दें,
किसी के पक्ष में या वोट किसी के विपक्ष में कर दें या तो अपने आप को अब्सटेन कर लें, मीन्स वोट ही ना दें, ठीक है, उस मुद्दे पर। तो ये 3 मुद्दे होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं किसी भी मेंबर कंट्री के पास जो कि यूनाइटेड नेशन में होती हैं। तो ये तमाम बातें इसमें बताई गई हैं कि मान लीजिए जो नॉन परमानेंट मेंबर है, अगर वो अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर लेता है तब तो कोई बात नहीं है, चलिए वो नॉन परमानेंट मेंबर है, आने वाले समय में कोई दूसरा नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको तो वोटिंग करनी चाहिए भाई साहब। क्यों? क्योंकि उनको एक स्पेशल पावर दे रखा है यूनाइटेड नेशन ने, वीटो पावर। तो अगर वोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें अब्सटेन करने की क्या जरूरत है, वो उस मुद्दे पे वीटो भी तो लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। जैसे वीटो हमने बात किया था आपसे कि अगर कोई कंट्री वीटो लगा देती है तो फिर वो रेजोल्यूशन वो पास नहीं होगा, अगर इनमें से 5 कंट्रीज में से एक ने भी वीटो लगा दिया तो अगर जैसे यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या बात की जा रही है कि जो रसिया और यूक्रेन के मुद्दा चल रहा है इन दोनों के बीच में, अभी इंडिया ने तो वोटिंग करने से अपने आप को हर जगह से अब्सटेन कर लिया। तो इंडिया ने किया तो समझ में आता है बात, लेकिन जो चाइना है वो अपने आप को क्यों अब्सटेन कर रहा है भाई साहब? चाइना के पास तो परमानेंट मेंबरशिप है, चाइना के पास वीटो है, तो चाइना वीटो भी तो लगा सकता है कि हाँ रसिया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए भाई साहब, मैं रसिया के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, ठीक। अगर ऐसा ही रह जाएगा तो आने वाले समय में तमाम दिक्कतें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, अगर सभी अब्सटेन ही करने लगेंगे तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब हम लोग एक आर्टिकल और डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है दोस्तों कि क्या होता है कि वैसे तो तमाम बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कई सारे रूल्स भी हैं, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट भी है। अब आप लोग बताइए आर्टिकल 21 के ए में कितने से कितने साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की गई है, और एक आर्टिकल और है, ठीक है, उसमें कितने से कितने तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की गई है, और आपके पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ये किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके लिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि एक केस निकल कर आया था, अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, ये केस निकल कर आया था। इसमें जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, इसमें एक बात ये कही जाती है कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो, ठीक है, डिसेबल्ड है किसी भी तरीके से, अगर वो डिसेबल्ड है तो उसको एग्ज़ाम में 1 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक केस निकल कर आया जिसमें उस बच्ची का पेपर छीन लिया गया, ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया जैसे कि उसको लीगली ये देना चाहिए था। ये सारी बातें इसमें हैं। तो ये तमाम जो हैं लूप होल्स किस लिए आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये रिटन में अगर हम लोग देते हैं तो तमाम लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि हाँ ये लॉ कहना क्या चाहता है या गाइडलाइंस सच में है या नहीं है। तो हम लोग अगर इसको ऑनलाइन कर दें, ठीक है, और ऑनलाइन सिग्नेचर हम लोग इस पर जो है मीन्स एक गाइडलाइन इशू की जाए, उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे पोस्ट किया जाए और उस ऑनलाइन पे पूरा एकदम मीन्स दिखाया जाए कि हाँ एकदम ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसा कि अक्सर होता है ऑनलाइन में, तो लोग ईजिली एक्सेस कर पाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल पाएगी, ठीक है। तो ये तमाम तरीके से राइट्स के बारे में बात करता है। तो जो बच्चे अच्छे से हैं, पढ़ लिख सकते हैं, उनके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके बारे में क्या, ठीक है। जैसे तमाम बातें और भी यहाँ पे की गई हैं कि जब होम मिनिस्ट्री ने एक और गाइडलाइन इशू किया था, उसमें कहा था होम मिनिस्ट्री ने कि यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर है इसमें भी इन लोगों को अलाउ किया जाए, ठीक, लेकिन उसके बारे में भी अभी उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इस आर्टिकल में बोली गई थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक आर्टिकल बहुत ही उम्दा आर्टिकल आया है दोस्तों, किसके बारे में है, वो इसी के बारे में है जो मैं आपसे बोल रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। इसमें मेन टर्म जो है वो आपको जानना है, सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। अभी तक आप तो कई सारी इकोनॉमीज जानते रहे होंगे, लेकिन अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है ये आपको आज पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी 2 तरीके की होती हैं, अगर मोटा मोटा आप बात करो तो ये होता है लीनियर इकोनॉमी और ये होता है सर्कुलर इकोनॉमी। मीन्स अगर आप कोई भी रिसोर्स लेते हो, ठीक है, उसको बनाते हो, उससे कुछ बनाते हो, फिर उसका यूज़ करते हो, डिस्पोज कर देते हो, इस तरीके से जब फेंक देते हो तो वो इन्वायरमेंट को पल्यूट करता है। तो ये होता है लीनियर इकोनॉमी, जिसमें उसके रीयूज़, रिसाइकिल, ठीक, इस सारी चीज़ों के बारे में बात ना किया जाए। लेकिन मान लीजिए
आपने कोई भी चीज़ लिया, उससे कुछ भी बनाया, फिर उसको यूज़ किया, फिर उसको रीयूज़ किया, ठीक? फिर उसको फिर से बनाया और फिर से रिसाइकिल करके फिर से बनाया, फिर से यूज़ किया, तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अब की बार के बजट में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बताया गया कि अब की बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसके बारे में? सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। तो सर्कुलर इकोनॉमी यही है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का वेस्ट जनरेट ना हो, उसको हम लोग ऐसी चीज़ें बनाएँ जो कि हम लोग रीयूज़ कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बात की गई। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, नेचुरल रिसोर्स लिया आपने, अब उससे कोई चीज़ बनाया और उसको डिस्पोज कर दिया, फिर वो वेस्ट बन गया, तो वो इन्वायरमेंट को पल्यूट करेगा। जैसे सोलर पैनल, ठीक है? अब सोलर पैनल से आप एनर्जी बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है? विंड एनर्जी बनाने की बात कर रहे हो, तो उसमें जो सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे, उनके मैनेजमेंट के बारे में आपके पास कोई लॉ है, कोई कानून है, या फिर उनके बारे में कैसे उनको लेके चलना है सही तरीके से, ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता है? तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी, ये सारी चीज़ें कमी हैं। तो राइटर यही बहुत बड़ा कंसर्न जता रहे हैं कि हम लोग जो सारे वायदे करके आए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, उसमें हम लोगों का क्या होगा अगर हम लोग वो गोल अचीव करना चाहेंगे 2070 तक, अगर हम जीरो कार्बन फ्री होना चाहेंगे, मीन्स कार्बन हम लोग एमिट ही नहीं करेंगे 2070 तक, तो हम लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाएंगी। कार्बन तो छोड़िए, तमाम और भी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाएंगी, जो कि और भयानक भयानक प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि हम लोग उसको रिसाइकिल और रीयूज़ करने की बात करते हैं, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को अगर यहाँ पे क्लियरिटी हो गई है तो आर्टिकल आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें, यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा था। अब हम लोग देखेंगे आगे कि ये बात क्या करता है। अगर देखा जाए तो अगर एक इंस्टीट्यूशन है फ्रेंड, जैसे एक एजेंसी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है? ये बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है, एक डाटा दे रहा है, ये कह रहा है कि जिस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में जब 2030 तक क्या होगा दोस्तों कि 225 किलो टन तक का जो है सोलर कैपेसिटी हम लोग बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन इससे दिक्कत क्या आएगी, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया था ना कि 50 मेगावाट हम लोग अभी सोलर एनर्जी से एनर्जी लाने की बात कर रहे थे। हम लोग ने इतना अचीव कर लिया है और 2070 तक कार्बन फ्री होना चाहते हैं। तो अगर 50 गीगावाट तक हम लोग ने अचीव कर लिया है, तो आने वाले समय में समझिए क्या दिक्कतें हैं। तो जब आने वाले समय में हम लोग इसको और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कितना वेस्ट जनरेट हो जाएगा। वेस्ट से आप लोग मतलब ये समझिए दोस्तों इस तरीके से, ठीक है? इसके बारे में क्या, जो हम लोग ओपन डंपिंग कर देते हैं या बंद करके छोड़ देते हैं, इसके बारे में क्या? क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिकिटी जो होती है, मीन्स जो तमाम जैसे अलग अलग, जैसे जब कोई भी इक्विपमेंट बनता है तो वो मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक होगा, तो सबके अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं और सबके अलग अलग टॉक्सिकिटी लेवल होते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। हो सकता है आने वाले समय में ये हमारे फूड चेन में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो जैसे मोदी जी ने अभी जो है तमाम हम लोग ने वादे किए, मोदी जी ने नहीं पूरे देश ने किए, ठीक है? क्योंकि अब ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर आदमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब अचीविंग नेट जीरो एमिशन, हम लोग 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे। यहाँ पे तमाम और बातें की गई कि 45% तक जो है हम लोग रिड्यूस कर देंगे कार्बन का इमिशन 2030 तक, ठीक है? और 70 तक तो जीरो ही कर देंगे, इन्होंने कह दिया, ठीक है? और 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट तक जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 2023 तक हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, 2030 तक अगर हम लोग पहुँचेंगे, तो तब तक कितने सारे हमारे पास जो है वो वेस्ट जनरेट हो जाएंगे, वो हम लोग को कोई अंदाज़ा ही नहीं है दोस्तों, ठीक है? जैसे अगर बात किया जाए आपसे, तो क्या होगा, इंडिया को कितना ज़रूरत है? इंडिया को 5,630 गीगावाट सोलर एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है? और 1,792 गीगावाट विंड एनर्जी की ज़रूरत है, तभी हम लोग 2070 तक कार्बन फ्री हो पाएंगे, ठीक है? ये बात की जा रही है किसके द्वारा? काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, CEEW, ठीक है? CEEW के बारे में इस CEEW बात कर रहा है कि हम लोगों को 5630 गीगावाट सोलर एनर्जी चाहिए और 1792 गीगावाट विंड एनर्जी चाहिए, तभी हम लोग 2070 तक क्या हो पाएंगे? कार्बन फ्री हो पाएंगे, ठीक है? कार्बन का एमिशन जीरो कर पाएंगे, जैसा कि हम लोग ने वादा किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा, वो बहुत सारी दिक्कतें हमको झेलने को मिलेंगी। तो इसके बारे में राइटर क्या कह रहे हैं, कुछ सजेशंस दिया है राइटर ने कहा है कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं, जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी कैसे ला सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी के बारे में राइटर ने बताया है कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जो है वो लेके आ सकते हैं
मीन्स सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो इन्होंने 6 स्टेप्स बताए हैं। तो पहले में इन्होंने बताया है कि जो हमारे पास अभी रूल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उन्हीं को सबसे पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा वास्ट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इस रूल्स के अंतर्गत, इस मैनेजमेंट के अंतर्गत आ सकें, ठीक है, और हम लोग उनको कंट्रोल कर सकें कि आपको इस तरीके से मैनेज करना है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है, इनको किस चीज़ पे बैन करना चाहिए? डंपिंग एंड बर्निंग, डंपिंग एंड बर्निंग पे बैन कर देना चाहिए, दूसरी बात, ठीक है। और इसलिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई इस चीज़ के बारे में कोई लॉ नहीं है कि हाँ कोई आता है डंपिंग कर देता है, बर्निंग कर देता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो या एनर्जी बेस्ड हो, कोई भी बेस्ड हो। तो इस तरीके से हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ दिक्कतें क्या हो रही हैं कि लैंड फिलिंग सबसे चीपेस्ट माना जाता है और सबसे कॉमन प्रैक्टिस है, इसीलिए हमको इसे बैन करना होगा, तभी हम लोग इसको आगे लेके चल पाएंगे। तीसरी बात इन्होंने कही है कि हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा और इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना होगा कि हाँ आप लोग आइए और इसमें काम करिए। तो इसके लिए हमें उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना होगा, मींस बैंकों से बोलना होगा कि भाई साहब अगर कोई जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बेस्ड मैनेजमेंट के बारे में कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है या इस क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग छूट वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग जो है मोटिवेट होकर इस सेक्टर में आगे आएंगे और वो तमाम अच्छे अच्छे सजेशंस के साथ भी आएंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसके बारे में बोली गई थी। अब किसी भी चीज़ को अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमारे पास विज़न होना चाहिए, ठीक है। आपस में हम लोग को इंगेज होना पड़ेगा, इसी तरीके से हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी और अवेयरनेस राइज करना पड़ेगा कि हाँ आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हमको सबको अवेयर भी करना होगा, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपसे बात किया, ये भी प्रोवाइड कराना होगा, तभी तमाम इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़कर आएंगी और इससे जो वेस्ट जनरेट होता है, इसका जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का एक पॉजिटिव साइड होता है, उसी तरीके से एक निगेटिव साइड भी है, ऐसा आप बोल सकते हो। यहाँ पे पांचवा क्या बताया राइटर ने स्टेप, इन्होंने कहा कि हम लोग को जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे जो सोलर पैनल वगैरह हम लोग बना रहे हैं या जो विंड के लिए इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं विंड एनर्जी के लिए, उनका हमें जो है क्वालिटी इन्हेंस करना होगा, ठीक है। और छठी बात इन्होंने क्या कही कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो है क्वालिटी पे, उसके स्टैंडर्ड पे कंट्रोल रखना होगा और उसको टेस्ट करते रहना होगा कि हाँ जो क्वालिटी हम बना के दे रहे हैं, या जो क्वालिटी, मान लीजिए आप जब टेंडर्स वगैरह देते हैं तो गवर्नमेंट ही देती है टेंडर्स, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में देखा जाए कि हाँ किस तरीके के क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं, किस तरीके के सोलर पैनल वगैरह या फिर तमाम चीज़ें जो है वो लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें राइटर द्वारा बताई गई थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे हम लोग आते हैं, ऑयल वाले पे, ठीक है। ऑयल वाले में क्या बात की जा रही है दोस्तों कि अभी जैसा कि यूएसए ने तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं रसिया के ऊपर और उसके तमाम बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से भी निकाल दिया गया है। अगर आपको स्विफ्ट सिस्टम के बारे में क्लियरिटी नहीं है तो आप रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में जाके स्विफ्ट पे एक वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो कि ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बोली गई हैं। जब यूएस और वेस्ट जो है वो रसिया के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगा रहा है तो रसिया भी क्या कर रहा है, बेचारा मजबूर है। वो इंडिया को क्या कह रहा है कि इंडिया को हम डिस्काउंटेड रेट पे तेल देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और इंडिया भी क्या कह रहा है कि हम लेने के लिए तैयार हैं। तो इससे यूएसए को लग रही है मिर्ची, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन भाई साहब अब ये युआन जो लिखा है, और मैंने आपसे बताया रेमनबी, ठीक है, लेकिन ये युआन का नाम एक और है दोस्तों, रेमनबी भी नाम है इसका, ठीक है। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये चाइना की करेंसी है। तो अब हम लोग तेल इसमें खरीदने की बात कर रहे हैं क्योंकि यूएस ने रसिया को डॉलर यूज़ करने से मना कर दिया है। यूएसए ने ये मना कर दिया है कि मेरा डॉलर कोई भी यूज़ नहीं करेगा रसिया से तेल खरीदने के लिए। तो इसीलिए अब हम लोग अपने आप को सस्ता तेल हम लोग को मिलेगा ना, तो हम लोग इस तरीके से इसके साथ ज़्यादा जा रहे हैं रसिया के साथ, ठीक। तो ये सारी बातें इसमें बोली गई हैं, लेकिन इससे एक दिक्कत ये आएगी दोस्तों कि जैसे यूएस का इस समय जो करेंसी वो खतरे में है। क्यों खतरे में है, अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम लोग रसिया से इतने मात्रा में तेल वगैरह खरीदेंगे और तमाम कंट्री से रिलेशन ख़राब करेंगे तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होंगी। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग का जो है ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए 2021 में, पिछले साल का डेटा है, तो 3% पूरा ग्लोबल ट्रेड हम लोग जो है चाइनीज़ युआन से पूरी दुनिया करती है, ठीक है, केवल 3%। बाकी जो 90% होता है ये यूएस के डॉलर से ही होता है ट्रेड, ठीक है। पूरी कंट्री, पूरा विश्व यूएस का डॉलर ही यूज़ करता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जैसे ट्रेड डेफिसिट के बारे में मैंने आपसे बात किया, तो ट्रेड डेफिसिट किस तरीके से आएगा, ये भी 2021 का डेटा ही है दोस्तों।
यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि 3.3 बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को रसिया में, और रसिया हमारे पास 6.9 बिलियन का डॉलर का सामान हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से रसिया हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हम लोग रसिया के यहाँ एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है ट्रेड डेफिसिट में हैं। ठीक है, ये दिखाता है कि 3 बिलियन जो है वो रसिया के फेवर में है, 3 बिलियन डॉलर रसिया के फेवर में है और हम लोग ट्रेड डेफिसिट में हैं। ठीक, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज डॉलर की यूज़ करती हैं तेल वगैरह खरीदने में, तो हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज डॉलर का यूज़ इसलिए करती हैं क्योंकि किसी भी कंट्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों, उसके परचेजिंग पावर पे डिपेंड होता है। ठीक है, कि अगर आपके पास वो करेंसी है, जैसे मेरे पास $1 है और मेरे पास ₹1 है, ठीक है, तो मैं ₹1 से कितना सामान खरीद सकता हूँ और $1 से कितना सामान खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो इस बात पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि कंट्रीज कौन सा करेंसी यूज़ करेंगी। तो रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपेरिजन में कम है। जैसा आपको पता है एक डॉलर का कीमत इस समय ₹76 के आसपास है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ करता है, लेकिन ये वार की वजह से रसिया और यूक्रेन के बीच में ₹76 के करीब है ये। ठीक है, तो हम लोग $1 में ₹76 का सामान खरीद सकते हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज डॉलर को प्रीफर करेंगी ना, तो इसीलिए ये कंट्रीज जो ज़्यादातर ऑयल खरीदती हैं वो डॉलर में खरीदती हैं। ठीक है, क्योंकि डॉलर का, अगर कोई भी कंट्री डॉलर लेती है और अपना सामान जो है वो देती है दूसरे कंट्री को, तो उसको पता है कि वो उस डॉलर से जो है तमाम वैल्यूएबल गुड्स जो है वो खरीद सकती है, क्योंकि डॉलर की कीमत जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में ज़्यादा है। तो इस तरीके से, और अगर देखा जाए तो यूएस जो है दोस्तों, वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता भी हुआ चला आ रहा है, और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स भी तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में, वर्ल्ड के विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से कंट्रीज ज़्यादातर लालायित रहती हैं कि हमें डॉलर मिल जाए और हम ये सारी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद सकें, तो इसीलिए डॉलर में ट्रेड होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो है डॉलर का अगर ये सैंक्शन लगा देंगे रसिया के ऊपर कि कोई भी कंट्री रसिया से ट्रेड करने के लिए डॉलर का यूज़ नहीं करेगी, तो आने वाले समय में जैसे इंडिया शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से बाकी कंट्रीज भी शिफ्ट हो सकती हैं, और चाइना को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना को भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो जैसे कि तमाम करेंसीज और हैं, लेकिन 3% जैसा हमने देखा ना कि वर्ल्ड का जो ट्रेड हो रहा है वो इस समय चाइना की करेंसी में भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं आने वाले समय में चाइना की करेंसी को भी जो है तमाम बढ़ावा मिल सकता है, फिर वो और भी पागल हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे बोली गई थी। अगर दूसरी बात बोला जाए तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे आपको पता होगा कि अभी क्या हुआ है दोस्तों, रिसेंट में एक घटना ये हुई है कि जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सीबी रमन्ना जी, उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ वो एक केस सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम लोग जो है ये सील्ड करके जो आप डॉक्यूमेंट हमको दिखा रहे हो ना, हम इसको मानेंगे ही नहीं, हम इसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाओ पूरा पब्लिकली होना चाहिए। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, फिर उसी दिन एक केस और सुना जा रहा था जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी कर रखा है, मीडिया वन का। ठीक है, जो किसके द्वारा लीड की जा रही थी वो बेंच, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा मतलब लीड की जा रही थी। तो उसमें भी एक जो लॉयर थे उनके द्वारा ये प्रेसिडेंट दे दिया गया कि अभी अभी सुबह सुबह जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने मना कर दिया है कि सील्ड डॉक्यूमेंट हम लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक, तो आप लोग भी सील्ड डॉक्यूमेंट ना देखिए। मीडिया वन के केस में जो होम मिनिस्ट्री द्वारा सील्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया गया कि हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो ये चीज़ नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा रही है मीडिया वन की, तो वो सील्ड डॉक्यूमेंट में दिया गया। ठीक है, कि जज ही केवल देख पाए, उसको पब्लिक में ना दिखाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट दे दिया। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा कि हाँ भाई साहब, ये थोड़ा थोड़ा बात सही है कि हाँ सील्ड मैनर में क्यों दिखाना है भाई साहब, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है उस चीज़ को पब्लिक में दिखाने से, तो फिर सील्ड डॉक्यूमेंट में दिखाया जा सकता है, अदरवाइज ये दिखाना ही क्यों है इस तरीके से। तो यहाँ पे तमाम केसेस में ये यूज़ भी किया गया है दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग ने 2G वाले केस में देखा होगा। ठीक है, और फिर जब राफेल वाला केस आया था उसमें भी सील डॉक्यूमेंट का ही यूज़ किया गया था। तो खैर इस केस में तो समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, क्यों समझ में आता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का भी कंसर्न था कि हाँ राफेल हम लोग फ्रांस से खरीद के लेके आ रहे थे। ठीक है, तो कितने राफेल खरीद कर लेके आए, कितने पैसे में खरीद कर लेके आए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए थोड़ा
खतरा साबित हो जाता है। तो इसीलिए ये इन सारे चीज़ों में तो ठीक था, लेकिन अब बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस सुना जा रहा है, उसमें ये लोग जो है सील्ड डॉक्यूमेंट में एक एविडेंस दिखा रहे हैं जो केवल जज देख पाएगा, और उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद जो है केवल जज ही ये कह सकता है कि हाँ, इसको पब्लिक में दिखाना चाहिए, और फिर उसके आधार पर जज जो है वो फैसला भी सुना देते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ, ये दिखाना ही क्यों है, हालाँकि जो है कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, लेकिन इसको दिखाना ही क्यों है, इसीलिए जो है सीबी रमन्ना साहब ने मना कर दिया था। तो इसीलिए इस समय जो है ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस समय ये न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम जगहों से, जैसा कि ये अपना पावर कहाँ से लेता है, तो रूल 7 ऑफ 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल जो है सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये दो जगहों से ये अपना जो ये अधिकार है इसको निकाल कर लेके आता है, ठीक है। कि कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर कई टाइम पे जो हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, सील डॉक्यूमेंट में कोई भी एविडेंस देख सकते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर डिसीजन सुना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो कई क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं दोस्तों कि ये जो नियम है जो जिसके द्वारा कोर्ट ये सुनते हैं तमाम तरीके के केसेस वगैरह, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए एक वायलेशन भी है और एक खतरा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जब आरटीआई के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, तो फिर कोर्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और एक तो हमारे यहाँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी होती है कोर्ट के हियरिंग के टाइम पे, तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया गया था। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यूक्रेन के बारे में, कि जो है तमाम तरीके से यूक्रेन बोल रहा है भाई साहब अब हम नेटो वेटो में नहीं शामिल होंगे, अब हम अपना अलग जो है तमाम दुनिया बसाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 17वें जो है चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं भगवत मान साहब, और यहाँ पे जो है 156 कंट्रीज़ के लिए ई टूरिस्ट वीज़ा चालू करने की बात की गई है। यहाँ पे जो कोविड-19 के जो वैक्सीन है इनके ऊपर जो पेटेंट राइट दिए गए थे, इसको हटाने की बात की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वैक्सीन पहुँच सके। इंडिया और चाइना के बीच में जो है बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग जैसा आपने देखा ना कि इसके करेंसी का यूज़ करने को भी बात कर रहे हैं हम लोग रसिया के साथ ट्रेड करने में, ऑयल खरीदने में, ठीक है। ये G23 फ्रेंड कांग्रेस से रिलेटेड है, तो ये बोल रही हैं कि बोल रहे हैं ये ग्रुप वाले कि कलेक्टिव लीडरशिप होगा, परिवारवाद यहाँ पे नहीं होगा। तो देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कुछ न्यूज़ आ सकता है। ये बासिल राजपक्षा जी हैं श्रीलंका के, ये मीट करने आए हैं पीएम मोदी साहब से, क्योंकि श्रीलंका की जो इस समय इकोनॉमी है वो बहुत ही डैमेज हो चुकी है। तो जब मदद मांगनी होती है तो हमारे पास आते हैं, जब बन के तैयार हो जाते हैं तो भाग के चाइना के पास जाते हैं, ठीक है। जेलेनिस्की साहब बोल रहे हैं यूएसए से कि भाई साहब मेरे ऊपर जो है नो फ्लाई जोन कर दो, ताकि जो अटैक ना हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया को जो है रसिया के साथ ट्रेड वगैरह नहीं करना चाहिए, रसिया का तेल वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो ये तमाम न्यूज़ थे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कराइए करिए दोस्तों। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।